नमस्कार दोस्तों, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, टीजीटी वाणिज्य 2021 का हल प्रश्न पत्र इसमें जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपको मिल रहा है पार्ट 3 और पार्ट 3 में भी मैं यहाँ पर 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या टीजीटी कॉमर्स के ही ये 40 क्वेश्चन जो रह गए हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं 45 और 40 यानी 85 क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। उसके शेष क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में। अगर पिछले क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएँगे। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि प्ले लिस्ट में मिलेंगे, कुछ बिना प्ले लिस्ट के मिलेंगे, ज़्यादातर प्ले लिस्ट में ही हैं। इसमें 51 तो प्रैक्टिस सेट हैं, उसको आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आवाज़ यहाँ पर कम आ रही हो, तो आप ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का यूज़ ज़रूर करें, जिससे सही आवाज़ आप तक पहुँच सके। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं 40 और क्वेश्चनों को, जो टीजीटी कॉमर्स के 2021 के पेपर के जो शेष क्वेश्चन हमारे पास में रह गए हैं, उसको। 85 नंबर का क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन शुरू होता है हमारा अब 86 नंबर के क्वेश्चन से। जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास में, बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक ऑप्शन में है भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, ग्राहकों को उधार देते हैं, ग्राहकों से उधार लेते हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। तो यहाँ बैंक दर की बात चल रही है और यहाँ जो राइट ऑप्शन है, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। कौन उधार लेता है? वाणिज्यिक बैंक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। 86-87 नंबर का ये क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है और क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अंशों के आवेदन के लिए न्यूनतम आवेदन राशि है अंशों के अंकित मूल्य का। भाई 5%, बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन ये जो राइट आंसर है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार है। लेकिन भाई यहाँ पर पूछा गया है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, तो ये राइट आंसर हमारा अब यहाँ गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या 10% हो सकता है, क्या 20% हो सकता है, क्या 25% हो सकता है? तो भाई यहाँ पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 है, वो ये कहती है कि ये 10% है, ये 10% है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, तो फिशर के अनुसार जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आंसर है, क्या पहला हो सकता है, क्या दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है? तो राइट आंसर जो है फिशर के अनुसार आप ये पीटी वाला लेंगे और यही राइट आंसर होगा हमारे पास में। पीटी बराबर एम बी प्लस M1 और V1। ये भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, पूरा यहाँ समझा दिया है। P कीमत स्तर है, T व्यापार की मात्रा यानी सौदों की मात्रा है, B मुद्रा का चलन वेग है, V1 शाख मुद्रा का चलन वेग है और M मुद्रा का, M1 शाख मुद्रा, ये यहाँ पर जो शब्द है ये मुद्रा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, उस अंकेक्षण का नाम बताइए जो प्रायः 2 वार्षिक अंकेक्षणों के मध्य किया जाता है। ऑप्शन है बाह्य अंकेक्षण, मानक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण और अंतिम अंकेक्षण। यहाँ उस अंकेक्षण का नाम बताइए जो प्रायः 2 वार्षिक अंकेक्षणों के मध्य किया जाता है, यानी ये अंतरिम अंकेक्षण होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आर एस साझेदार हैं
जो 5:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। टी नए साझेदार के रूप में शामिल होता है, जिसको कि आर अपने हिस्से का 1/4 यानी आर अपने हिस्से से 1/4 और एस अपने हिस्से से 2/5 भाग देता है। अब आर, एस और टी का नया जो लाभ हानि अनुपात होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है इस पे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैं अलग से न्यूमेरिकल पे तो अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। आपने पिछली बार भी देखे होंगे, उसमें काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं न्यूमेरिकल की, और बनाएंगे। फिलहाल जो इसका राइट आंसर होगा वो दूसरा ऑप्शन होगा। फिर भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन जो है इसका है, ये सब सिखाए हुए हैं। अगर मैं यहाँ समझाने लगूँ तो वीडियो वैसे ही काफ़ी बड़ी हो गई है। ऑप्शन आपने देख ही लिया। फिलहाल अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन अलग से दिखाएंगे। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या आंतरिक अंकेक्षण हो सकता है ये? क्या आंतरिक रोकथाम हो सकती है? क्या आंतरिक मूल्यांकन या आंतरिक प्रबंधन हो सकता है ये? तो भाई इसका राइट आंसर जो हमारे पास में होगा, ये आंतरिक मूल्यांकन किसी हालत में नहीं होगा। ये गलती हो जाती है। यहाँ जो राइट आंसर होगा आंतरिक रोकथाम होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है? तो सर्वग्राह्यता प्राप्त है, क्या मार्शल का कहा हुआ ये कथन है? क्या ये कीन्स का हो सकता है? क्या क्राउथर का हो सकता है या एली का हो सकता है? तो राइट आंसर जो है वो है एली का। चौथा ऑप्शन राइट है और इनका जो पूरा नाम है वो है रिचर्ड थियोडोर एली, जो कि एक अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वे प्रतिष्ठान जो पूर्ण रूप से केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्रतिबंधित और नियंत्रित होते हैं जाने जाते हैं, क्या सरकारी कंपनी के रूप में जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन कंफ्यूज करने को ही दिया गया है। यहाँ डायरेक्ट लोग सरकारी कंपनी के रूप में इसको टिक कर देंगे, जो जो कि गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है सार्वजनिक उपक्रमों के रूप में, संयुक्त स्कंद कंपनी के रूप में या निजी उपक्रमों के रूप में। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा सार्वजनिक उपक्रमों के रूप में, पहला वाला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, पुरानी मशीन की खरीद पर की गई मरम्मत मरम्मत खाते में डेबिट की गई है, यह त्रुटि होगी। भाई पुरानी मशीन खरीदी गई है, मरम्मत कराई गई है, तो क्षतिपूरक होगी, क्या चूक की होगी, क्या कृत्य की होगी या सैद्धांतिक होगी? तो भाई सीधी बात है, ये सैद्धांतिक अशुद्धि है, मरम्मत खाते में नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, आ तथा वह एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि को 3:2 में विभाजित करते हैं। सा एक नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश करता है तथा 6,000 रुपए की राशि ख्याति के लिए प्रीमियम के रूप में नकद देता है। यहाँ आ तथा वा के मध्य ख्याति के प्रीमियम का बंटवारा होगा यदि नया अनुपात 5:3:2 हो तब। तो वही ये बांटा जा सकता है। तो नया अनुपात जो आप यहाँ देख रहे हैं वो 5:3:2 है और पुराना अनुपात जो है 5:3:2 है। सॉल्यूशन का है ये भी सॉल्यूशन का है। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर 2,400 और 3,600 रुपये होगा। क्यों होगा, कैसे होगा?
वो देखें ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, ये 3:2 में विभाजित करते हैं। सा को इन्होंने एक नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश करा दिया है, जो 6,000 रुपये की राशि ख्याति के लिए प्रीमियम के रूप में नकद देता है। यहाँ आ तथा वा के मध्य ख्याति के प्रीमियम का बंटवारा होगा यदि नया अनुपात ये है। तो भाई नया अनुपात तो ये हो गया। अब इन दोनों का जो आ और वा है, पहले हम नया अनुपात निकालते, लेकिन यहाँ तो दे रखा है, तो नए अनुपात में से पुराने अनुपात को घटा देंगे और उसी में बंटवारा कर देंगे। तो उसके अनुपात से जो बंटवारा निकल के आएगा वो 2400 और 3600 रुपये निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, और जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेन देन का एक मूल्य साक्ष्य है? कौन सा लेन देन का एक मूल्य साक्ष्य है? क्या जर्नल प्रविष्टि है, क्या रोकड़ पुस्तक है, या प्रमाणक है, या पासबुक है? साक्ष्य की बात कर रहा है, प्रमाण की बात कर रहा है, तो प्रमाणक ही होंगे। तो भाई तीसरा राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी वस्तु की मांग, शब्द यहाँ पर है ये मांग, बेलोजदार है, तो उसकी कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु के उपभोक्ता का कुल व्यय होगा, क्या होगा? बढ़ता हुआ, या घटता हुआ, या स्थिर रहेगा, या फिर शून्य रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास में होगा बढ़ता हुआ। क्वेश्चन को एक बार फिर देख लें, यदि किसी वस्तु की मांग बेलोजदार है तो उसकी कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु के उपभोक्ता का कुल व्यय होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बेलोजदार यहाँ पर बात आ रही है, बेलोजदार है तो जो उपभोक्ता है, वस्तु की कीमत घटे या बढ़े, कितनी भी कीमत बढ़ जाए, वो उसका उपयोग करेंगे ही करेंगे। जब उसका उपयोग उन्हें करना ही करना है तो भाई सीधी बात है, उसका व्यय बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अशोक लिमिटेड ने एक मशीन टाटा एंड सन्स से 1,50,000 रुपए में खरीदी है। यह एक लेन देन है क्या? क्या एक घटना है, एक गैर वित्तीय सम्मक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? भाई क्या है? एक लेन देन ही तो है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत कथन को देखना है, हमें इसमें से गलत कथन को देखना है। पहला कथन क्या है? हरण किए गए अंशों को पुनर्निर्गमित किया जा सकता है। भाई ये राइट है, हमें देखना है नहीं। दूसरा ऑप्शन है, अंशों के हरण से पूर्व अंशधारियों को 14 दिन का एक नोटिस देना आवश्यक है। भाई ये भी सही है। तीसरा है, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का प्रयोग प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने के लिए किया जा सकता है। भाई ये भी सही है। चौथा है, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर होने वाले लाभ को सामान्यतः संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। भाई यही गलत है, क्योंकि पूंजी संचय खाते में इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा चौथा ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, कंपनी का अंकेक्षण समाप्त करने के पश्चात अंकेक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? क्या सरकार को प्रस्तुत करना होता है, क्या न्यायालय को, जनता को, या अंशधारियों को? तो भाई राइट आंसर होगा अंशधारियों को। एक साधारण सभा के समय पर अंशधारियों को अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, खाता बही एक पुस्तक है मूल प्रविष्टि की, अंतिम प्रविष्टि की, या संशोधन प्रविष्टि की, या समायोजन प्रविष्टि की? तो भाई खाता बही एक पुस्तक तो है, सीधी बात है, सभी जानते हैं। ये अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक है, अंतिम खाते की बात नहीं चल रही है, अंतिम प्रविष्टि की यहाँ बात चल रही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस्त भुगतान पद्धति की दशा में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि नेगेटिव कथन पूछा गया है। नेगेटिव कथन है, क्रय मूल्य का भुगतान समस्त किस्तों में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन, किस्त के भुगतान में त्रुटि होने पर विक्रेता को अपना माल, यहाँ वापस शब्द है, वापस लेने का अधिकार होता है। तीसरा है, क्रेता अपनी पुस्तकों में संपत्ति खाता, विक्रेता का खाता और ब्याज उच्चंत खाता तैयार करता है। चौथा है, सुपुर्दगी प्राप्त करने के बाद क्रेता को कभी भी संपत्ति को बेचने का अधिकार
होता है। यहाँ नेगेटिव पूछा है, ये हमारा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। या किस्त भुगतान पद्धति की बात चल रही है, तो यहाँ जो गलत है वो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। किस्त के भुगतान में त्रुटि होने पर विक्रेता को अपना माल वापस लेने का अधिकार नहीं होता, ये बाद प्रस्तुत कर सकता है। तो राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वितरण से तात्पर्य है श्रम बंटवारा, उत्पत्ति के साधनों के मध्य आय का बंटवारा, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में के मध्य पूंजी का बंटवारा, उपभोक्ताओं के मध्य वस्तुओं का वितरण। इसका राइट आंसर है उत्पत्ति के साधनों के मध्य आय का बंटवारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रबंधन का सार है, प्रबंधन का सार है क्या है? नियोजन है या संगठन है या समन्वय है या फिर नियंत्रण है? तो राइट आंसर जो है वो है समन्वय। सभी में समन्वय जब बना रहेगा तो प्रबंधन व्यवस्था उचित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक अधिकारी अपने उत्पादन को उस बिंदु पर उत्पन्न करके और बेचकर अपने लाभ को अधिकतम करता है जहां उत्पादन का या की सीमांत आगम सीमांत लागत से अधिक होता है, या सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं, या सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक होती है, या सीमांत आगम और सीमांत। चौथा ऑप्शन ये औसत यहाँ पर शब्द होगा, औसत आगम, और शब्द गलत टाइप हो गया, औसत आगम से अधिक होता है। राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा दूसरा, सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समन्वय का एक तत्व नहीं है? समन्वय, क्वेश्चन को देखें, निम्न में से कौन सा समन्वय का एक तत्व नहीं है? सहयोग, अभिप्रेरणा, पारस्परिक समझ, संप्रेषण। तो यहाँ पर सहयोग या नहीं पूछा गया है, नेगेटिव पूछा समन्वय का। सहयोग भी होगा, पारस्परिक समझ भी होगी, संप्रेषण भी होगा, लेकिन जो है अभिप्रेरण, यह अभिप्रेरण जो है ये नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, संरक्षण शुल्क का मुख्य उद्देश्य, संरक्षण शुल्क उपभोक्ताओं के लाभों को संक्षिप्त करना, सरकार के राजस्व में वृद्धि करना, स्वदेशी उद्योगों की संरक्षित करना, आयातकों से भुगतान की वसूली में निर्यातकों को सहायता करना। संरक्षण शुल्क, संरक्षण शुल्क की यहाँ बात है, तो यहाँ बात है स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण प्राप्त करना। तो राइट आंसर यही है कि स्वदेशी जो उद्योग हैं उसको संरक्षण प्राप्त हो सके। इसके लिए विदेशी वस्तुओं पर जो लगाया जाना वाला शुल्क होता है, टैक्स होता है, शुल्क होता है, उसकी बात यहाँ चल रही है, जब उसको बढ़ा दिया जाता है तो स्वदेशी उद्योग को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, उपपट्टे की दशा में पट्टेदाता द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क, यहाँ पर शब्द है अधिकार शुल्क, क्रेडिट किया जाता है उपपट्टा खाते में, लाभ हानि खाते में, या लघु कार्य राशि खाते में, या प्राप्य अधिकार शुल्क खाते में? राइट आंसर हमारे पास है प्राप्य अधिकार शुल्क खाते में, रॉयल्टी वाले चैप्टर से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, साख नियंत्रण की परिणात्मक तकनीकों में निम्न तकनीकों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। भाई किसको? खुले बाजार की कार्यवाही, परिवर्तनशील नकद कोष अनुपात, साख की सीमा का निर्धारण, या बैंक दर नीति। साख नियंत्रण की यहाँ पर बात चल रही है, राइट आंसर होगा साख की सीमा का निर्धारण, या नेगेटिव पूछा है
साख की सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, हॉर्थोन परीक्षण किए गए थे, बहुत फेमस परीक्षण है ये। तो क्या जॉर्ज एल्टन मियो के द्वारा, कीथ डेविस द्वारा, या मैकग्रेगर द्वारा, एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा? कभी कभी ऐसा भी हुआ है, एक बार पेपर में आया था, जॉर्ज एल्टन मियो वाला जो है, इसमें एल्टन मियो से ही संबंधित नाम सारे दे दिए गए थे, लेकिन इसका जो सही राइट आंसर है जॉर्ज एल्टन मियो है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म असामान्य लाभ अर्जित कर सकती है। पूर्ण तो प्रतियोगिता हो, असामान्य लाभ, क्या वो अल्पकाल में, दीर्घकाल में, या कभी नहीं, या सदैव? लॉकडाउन से सभी लोग गुजर चुके हैं, देखा था सबने, कुछ कंपनियों असामान्य लाभ कमाया था, वो दीर्घकाल नहीं अल्पकाल था, तो इसका राइट आंसर अल्पकाल होगा। देखा होगा तंबाकू, गुटखा, गगन वगैरह जैसी चीजें बहुत ही हाईएस्ट रेट पर बेचे गए थे, वो अल्पकाल का ही लाभ था। अगला क्वेश्चन है, शहजादी संलेख में वर्णित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए फर्म द्वारा बनाया जाता है, फर्म द्वारा क्या बनाया जाता है भाई? लाभ हानि समायोजन खाता बनाया जाता है क्या? लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है क्या? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, या लाभ हानि खाता बनाया जाता है? फिर देख लें, साझेदारी संलेख में वर्णित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए फर्म द्वारा बनाया जाता है, वही राइट आंसर है, लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में होगा, 28 मार्च 2019 को आग लगने से 10,000 रुपए के मूल्य का रहतिया नष्ट हो गया। बीमा कंपनी ने पूरा दावा स्वीकार कर लिया। 31 मार्च 2019 को अंतिम खाते बनाते समय उसे दिखाया जाएगा। भाई काय में दिखाया जाएगा? क्या व्यापार केवल व्यापारिक खाते में, केवल लाभ हानि खाते में, या फिर व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता दोनों में, या फिर व्यापारिक खाते एवं आर्थिक चिट्ठे दोनों में? यहाँ राइट आंसर जो होगा, ऐसी स्थिति में व्यापार खाते में और आर्थिक चिट्ठा दोनों में दिखाया जाता है। यहाँ नष्ट हुए माल की बात चल रही है। बीमा कंपनी ने पूरा दावा स्वीकार कर लिया, 31 मार्च 2019 को अंतिम खाते बनाते समय उसे दिखाया जाएगा। तो भाई व्यापारिक खाता एवं आर्थिक चिट्ठे में इसको दोनों जगह दिखाया जाएगा। क्वेश्चन ये थोड़ा भाई देखो कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि जब किसी भी दुर्घटना में माल नष्ट होता है, व्यापार खाते में से घटा लिया जाता है, डेबिट पक्ष में पूर्ति हो जाती है, लाभ हानि खाते में आ गई नहीं। ठीक है, चौथा ही ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता व विक्रेता के मध्य संबंध होता है, देनदार व लेनदार का होता है, बंधक रखने व बंधक रखवाने वाले का होता है, निक्षेपी एवं निक्षेपी ग्रहीता का होता है, या ऋणदाता या फिर ऋणी का होता है? बात चल रही है किराया क्रय पद्धति की, तो भाई राइट आंसर यहाँ पर होगा निक्षेपी एवं निक्षेप ग्रहीता का। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, एक साझेदारी फर्म में एक साझेदार मिल्स मिस्टर एक्स प्रत्येक माह के अंत में 2,000 रुपये आहरित करते हैं, ब्याज दर 5% है, वर्ष के अंत में ब्याज की राशि होगी। यहाँ आपको देखना होगा एक्स प्रत्येक माह के अंत में, जब प्रत्येक माह के अंत में है तो फिर 5.5 माह के बराबर ब्याज लगाया जाएगा, वो आप निकाल लेंगे, उसी से आपको पता लग जाएगा। फिलहाल इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका रुपये जो आएगा वो 550 आएगा, फिर भी सॉल्व करके देख लेना है क्या है। 2000 की हिसाब से आप 5% का और 5.5 माह का हिसाब इस पे देखेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारे पास आता, अंकेक्षण अनिवार्य है। भाई अंकेक्षण अनिवार्य है तो है लेकिन किसके लिए? क्या न्यासों के लिए, संयुक्त स्कंद कंपनियों के लिए, एकल स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए, इकाइयों के लिए, सारी फर्म के लिए? भाई इसके लिए ऐच्छिक है, इसके लिए भी नहीं है, न्यासों के लिए भी नहीं है, तो केवल और केवल संयुक्त स्कंद वाली कंपनियों के लिए, यानी ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में यह मान लिया जाता है कि जब सीमांत लागत घटती है तो कुल उत्पादन घटेगा। ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन है, जब सीमांत उत्पादन गिरता है तो उपयोगिता अधिकतम होती है। और तीसरा ऑप्शन है, उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं। और चौथा ऑप्शन है, जब सीमांत उत्पादन गिरता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है। यहाँ ये जो शब्द है उत्पादन शब्द है। तो राइट आंसर जो इसका है वो हमारे पास, उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, ग्रेशम का नियम स्पष्ट करता है क्या? क्या नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, या अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, या बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, या पत्र मुद्रा धातु मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? भाई राइट आंसर इसका है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये इसका राइट आंसर है। ग्रेशम का यही नियम है। ग्रेशम ने यही बात कही थी, एलिजाबेथ को उन्होंने समझाई थी कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भाई सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, जिसको ऐसा नहीं किया जा सकता, बताया जा सकता। फिर भी देख लें आप, यहाँ पर क्लास दे रखा है और एफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और फ्रीक्वेंसी 6, 20, 14। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और 3, ये क्वेश्चन मार्क ही पूछेगा। यदि उपरोक्त श्रेणी का बहुलक जो है 48.6 है तो अज्ञात आवृत्ति होगी। अज्ञात आवृत्ति होगी, वो क्या होगी? फिलहाल राइट आंसर जो इसका होगा वो तीसरा होगा, 26। क्वेश्चन सॉल्यूशन का है। अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन का हो नहीं पाएगा स्क्रीन पर, इस पर अगला क्वेश्चन है, खाता भाई एक ऐसी लेखा पुस्तिका है जिसमें केवल वास्तविक खाते खोले जाते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है, केवल वास्तविक एवं व्यक्तिगत खाते खोले जाते हैं। तीसरा है, सभी वास्तविक व्यक्तिगत एवं नाम मात्र के खाते खोले जाते हैं। और चौथा, केवल व्यापार एवं लाभ हानि खाता खोला जाता है। तो भाई राइट आंसर है, सभी खाते खोले जाते हैं, चाहे वो वास्तविक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे नाम मात्र के हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोई मद तब सार्थक मानी जाती है जब यह वास्तविक लेखा से संबंधित हो। वास्तविक लेखा से संबंधित हो, दूसरा कच्चे माल से संबंधित हो, तीसरा उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हो, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है, उपयोगकर्ता से के लिए महत्वपूर्ण हो। कोई मद तब सार्थक मानी जाती है, उपयोगकर्ता के वो लिए महत्वपूर्ण हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है। लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा ही लेखा पुस्तकों में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन, स्वनिर्मित ख्याति का समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से किया जाता है। तीसरा है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। और चौथा है, ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है। भाई शुरू के तीनों ऑप्शन हमारे राइट है, लेकिन चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि ख्याति एक काल्पनिक नहीं अमूर्त संपत्ति होती है, यानी कि काल्पनिक नहीं होती है। ये गलत है, तो राइट ऑप्शन चौथा ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रेपो दर से तात्पर्य है वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं।
तीसरा ऑप्शन है वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक ग्राहकों को उधार देते हैं। और चौथा ऑप्शन है वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक ग्राहकों से उधार लेते हैं। तो राइट आंसर जो इसका है वो है पहला, कि वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। ये क्वेश्चन और भी है, लेकिन वो दूसरी तरह से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पट्टेदार की पुस्तकों में वसूल न हुई लघु कार्य की राशि को हस्तांतरित किया जाता है। यहाँ राशि शब्द, राशि को हस्तांतरित किया जाता है अधिकार शुल्क खाते में, न्यूनतम किराया खाते में, या पट्टादाता के खाते में, या लाभ हानि खाते में। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है और वो है, निम्न में से कौन सी किराया क्रय पद्धति की विशेषता नहीं है? मूल्य का भुगतान किस्तों में होता है। दूसरा है माल कब्जा तुरंत सौंप दिया जाता है। तीसरा है चूक होने पर विक्रेता माल वापस ले सकता है। चौथा है स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत नहीं हो जाता। नेगेटिव यहाँ पर पूछ रहा है, तो वही राइट आंसर है स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है। राइट आंसर चौथा है। इस तरह यह हमारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। 125 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं 2021 के टीजीटी कॉमर्स के पेपर के। इसी तरह से आपको और भी पेपर मैं यहाँ सॉल्व कराने वाला हूँ, और सभी पेपर सॉल्व कराने के बाद में सारे पेपर्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊंगा। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहेंगी टीजीटी और पीजीटी कॉमर्स दोनों की।